थर्ड रीच ने न केवल विनाश प्रणाली का निर्माण किया, इसने कुछ महिलाओं को अभूतपूर्व हिंसा के साथ सत्ता का प्रयोग करने का एक परिदृश्य भी प्रदान किया। एकाग्रता शिविरों में कुछ महिला गार्डों ने क्रूरता को दिनचर्या में बदल दिया, यातना को तमाशा बना दिया और हत्या को मनोरंजन में बदल दिया। यह आवेगपूर्ण कृत्यों के बारे में नहीं था, वे व्यवस्थित व्यवहार थे जो समय के साथ परिपूर्ण हुए और नाजी शासन की संरचना द्वारा समर्थित थे। मानव त्वचा से बने लैंप से लेकर संगीत के साथ फांसी तक, इन महिलाओं ने दूसरों की पीड़ा को दैनिक अनुष्ठान में बदलने के लिए अपने पदों का उपयोग किया। किस तरह की भयावहता को ये पहरेदार मनोरंजन मानते थे? निहत्थे कैदियों के साथ उनके खेल किस हद तक चले गए, और यह कैसे संभव था कि यह सब सामान्यता के दिखावे के तहत किया गया? इल्से कोच, मानव त्वचा की महिला। इल्से कोच को आतंक फैलाने के लिए सैन्य वर्दी की जरूरत नहीं थी। वह न तो कोई अधिकारी थी और न ही एसएस के भीतर उसका कोई औपचारिक पद था, लेकिन उसका प्रभाव पूर्ण था। बुचेनवाल्ड के प्रशासक कमांडर कार्ल ऑटो कोच की पत्नी के रूप में उसने लिखित आदेशों या कमांड की श्रृंखलाओं की आवश्यकता के बिना एक मौन लेकिन विनाशकारी शक्ति का प्रयोग किया। कैदी उसे डाई हेक्से वॉन बुचेनवाल्ड की चुड़ैल के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी असली पहचान कहीं ज्यादा भयावह थी। टैटू वाली मानव त्वचा के प्रति एक बीमार जुनून। 1937 में शिविर में आने के बाद से ही उन्होंने अपने निजी आवास को विकृति की प्रयोगशाला में बदल दिया। कई लोगों के लिए जो एक कमांड होम था, उसके लिए वह सावधानीपूर्वक व्यवस्थित अत्याचारों का अभयारण्य था। उन्होंने सजावटी उद्देश्यों के लिए टैटू वाली त्वचा को इकट्ठा करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका विकसित किया। बैरकों के निरीक्षण के दौरान वह कैदियों के नग्न शरीरों के बीच घूमती थी, ठंडेपन से देखती थी। अगर उसे कोई आकर्षक टैटू मिल जाता, एक फूल, एक बाग, एक प्राच्य शिलालेख, तो उस टैटू को पहनने वाले की किस्मत उसी पल तय हो जाती थी। शिविर के डॉक्टरों को सटीक निर्देश दिए गए थे। कैदी की पहचान करें, उसे इंजेक्शन या नियंत्रित वार से मारें और टैटू वाली त्वचा को बिना नुकसान पहुंचाए निकाल दें। फिर इसे रासायनिक प्रक्रियाओं से उपचारित किया गया और इसे संरक्षित करने के लिए नमक से ठीक किया गया। उद्देश्य इसे छिपाना नहीं था। इल्से ने इसे घरेलू वस्तुओं में बदल दिया। लैंप शेड, पुस्तक कवर, फोटो एल्बम कवर, बॉक्स केस, यह सब उसकी हवेली के भीतर एक भयावह सौंदर्य के साथ प्रदर्शित किया गया था, जिसे कला से नहीं बल्कि मानव अवशेषों से सजाया गया था। उसके निवास की सफाई करने वाले गवाहों ने एक शोकेस के बारे में बताया जहां टुकड़े ऐसे रखे गए थे जैसे कि वे ट्रॉफी हों। उनमें से एक ने याद किया, एक लैंप था जिसकी छाया में एक काले गुलाब का टैटू दिखाई दे रहा था। श्रीमती कोच ने इसे आने वाले अधिकारियों को गर्व से दिखाया। अस्पताल में काम करने वाले कैदियों ने बाद की सुनवाई के दौरान पुष्टि की कि इल्से ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक नमूने का चयन किया था। श्रीमती कोच नग्न पुरुषों के सामने रुकीं और उन्हें मौत के लिए चिन्हित किया। उनके शव परीक्षण कक्ष में समाप्त हो गए। वेगरर ने घोषणा की। खाल को संरक्षित करने के प्रभारी पैथोलॉजिस्ट एरिच वैगनर ने भी इन प्रक्रियाओं के बारे में गवाही दी, लेकिन इल्से की प्रपीड़न केवल मानव कर चिकित्सा तक ही सीमित नहीं थी। उसके निजी आवास में यौन क्रीड़ा भी होती थी, जिसमें एसआईएस अधिकारी, आमंत्रित सैनिक और शारीरिक बनावट के आधार पर चुनी गई महिला कैदी भाग लेती थीं। ये शामें यौन हिंसा, शराब पीने, कर्कश संगीत और अनुष्ठानिक अपमान का मिश्रण थीं। महिलाओं को कपड़े उतारने, उनकी आंखों में देखे बिना पेय परोसने, उपहास और आक्रामकता का पात्र बनते हुए गाने के लिए मजबूर किया जाता था। कई मौकों पर गवाहों ने बताया कि कैसे इल्से ने इन पार्टियों के दौरान अपने जर्मन शेफर्ड कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया। जानवरों को हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था और महिला कैदी मनोरंजन का हिस्सा बन गईं। कुत्तों द्वारा क्षत विक्षत किए जाने के बाद निवास के बगीचे में एक महिला की खून की कमी से मृत्यु हो गई, जबकि इल्से खिड़की से देखती रही, उदासीनता से धूम्रपान करती रही। ये कृत्य परपीड़क आवेग नहीं थे, वे शक्ति अनुष्ठान थे जिन्हें सटीकता के साथ डिजाइन और निष्पादित किया गया था। इल्से की शक्ति न केवल उसकी शादी से बनी हुई थी, बल्कि उसने अपने इर्द गिर्द चुप्पी और मिलीभगत का जो जाल बुना था, उससे भी बनी हुई थी। अधिकारियों को पता था कि उसके घर में क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने इसकी निंदा नहीं की। कुछ ने इसमें भाग लिया, अन्य लोग डर या सुविधा के कारण चुप रहे। उसका प्रभाव इतना था कि जब उसके पति कार्ल ऑटो कोच पर भ्रष्टाचार, गबन और बहुत कुछ जानने वाले कैदियों की हत्या के लिए जांच की गई, तब भी वह किनारे पर रहने में कामयाब रही।
1943 में उसे एसएस द्वारा अस्थायी रूप से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद रिहा कर दिया गया। जब अप्रैल 1945 में अमेरिकी सैनिकों ने बुचेनवाल्ड को आजाद कराया तो मानव त्वचा की वस्तुओं के बारे में अफवाहों की पुष्टि जल्द ही हो गई। इल्से कोच के विला की तलाशी में टैटू वाले लैंप, उपचारित टुकड़े और संग्रह विधियों का वर्णन करने वाले चिकित्सा दस्तावेज जब्त किए गए। इन टुकड़ों की तस्वीरें, जिनमें से कुछ अभी भी न्यायिक अभिलेखागार और संग्रहालयों में संरक्षित हैं, ने अंतर्राष्ट्रीय जनमत को चौंका दिया। हालांकि कुछ वस्तुएं बाद में गायब हो गईं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में संरक्षित लैंपों में से एक पर 2005 में किए गए फोरेंसिक विश्लेषण ने मानव त्वचीय सामग्री की प्रामाणिकता की पुष्टि की। इल्से को मित्र देशों की सेनाओं ने गिरफ्तार कर लिया और 1947 में डचाउ ट्रायल के दौरान उन पर मुकदमा चलाया गया, जहां उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों का सामना करना पड़ा। इस प्रक्रिया के दौरान वह विद्रोही, अभिमानी और पश्चाताप के किसी भी लक्षण के बिना दिखाई दी। उन्होंने अपने घर में मिली वस्तुओं की उत्पत्ति के बारे में जानने से इनकार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ गवाही झूठी थी और यह सब उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने की साजिश का हिस्सा था। यहां तक कि जब गवाहों, पूर्व कैदियों, डॉक्टरों, गार्डों ने उनके कृत्यों को सटीकता से बताया, तब भी इल्से ने अपनी स्थिति बनाए रखी। उसके बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इस बात का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि उसने हत्याओं का आदेश दिया था। वह केवल एक कमांडर की पत्नी थी और उसके पास कोई औपचारिक अधिकार नहीं था, लेकिन सबूत और गवाही बहुत ज्यादा थी। उसने पीड़ितों का चयन किया, निष्कर्षण की निगरानी की, उनके अवशेषों से अपने घर को सजाया और ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जहां इन वस्तुओं को पूर्ण शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया। इल्से कोच को शुरू में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आक्रोश के कारण 1948 में जर्मनी में अमेरिकी सैन्य कमांडर जनरल लुसियस डी क्ले ने उनकी सजा को 4 साल की जेल में बदल दिया। क्ले ने आरोप लगाया कि मानव त्वचा की वस्तुओं के बारे में सबूत अपर्याप्त थे। इस निर्णय ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को उकसाया और जर्मन अदालतों में मामले को फिर से शुरू किया गया। 1950 में जर्मनी के नव स्थापित संघीय गणराज्य की न्याय प्रणाली ने इस प्रक्रिया को फिर से खोल दिया। इस बार उन्होंने केवल त्वचा की वस्तुओं पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि हत्या के लिए उकसाने, कई मौतों में प्रत्यक्ष मिली भगत और शिविर की आतंकी प्रणाली में भागीदारी में उसकी सक्रिय भूमिका पर भी ध्यान केंद्रित किया। ऑग्सबर्ग अदालत ने उसे फिर से आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एच महिला जेल में कैद के दौरान इल्से ने अनियमित व्यवहार दिखाया। वह अवसाद, क्रोध के दौरों और अत्यधिक अकेलेपन के दौरों से पीड़ित थी। उसने कभी भी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। उसने कभी माफी नहीं मांगी। सितंबर 1967 में 60 वर्ष की आयु में उसने अपने सेल में एक चादर का उपयोग करके खुद को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या कर ली। उसने एक संक्षिप्त नोट छोड़ा जिसमें कोई पश्चाताप या पीड़ितों का कोई उल्लेख नहीं था। उनकी विरासत को आंकड़ों या दस्तावेजों में नहीं मापा जाता है, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए भयावहता के प्रतीकवाद में मापा जाता है। मानव त्वचा से सजा हुआ घर, लाशों के बीच भोजन, यातना के साथ मिश्रित यौन सुख, विनाश की सेवा में सौंदर्य शास्त्र। इल्से कोच नाजी व्यवस्था की एक विसंगति नहीं थी, वह इसकी सबसे परिष्कृत उत्पाद थी। वह जानती थी कि कला, शरीर और शक्ति को मिलाकर क्रूरता का एक रूप लागू करने के लिए अपने पद के विशेषाधिकार का उपयोग कैसे किया जाए। उसने मानव शरीर को सजावट में बदल दिया, उसने दर्द को मनोरंजन में बदल दिया, उसने अपने घर को मौत का संग्रहालय बना दिया। आज उसकी कहानी न्यायिक अभिलेखागार में, बचे हुए लोगों की गवाही में और संग्रहालयों में दर्ज है, जो उन वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं जिन्हें नष्ट नहीं किया गया था। उसकी छवि इस बात का प्रतीक बन गई है कि संस्थागत अमानवीयकरण किस हद तक जा सकता है जब यह आत्ममुग्धता, दंड से मुक्ति और बुराई को सामान्य बनाने के साथ जुड़ जाता है। वह न सिर्फ एक चुड़ैल थी, न ही सिर्फ एक पत्नी, वह नरसंहार का सजावटी अवतार थी। और शायद यही वजह है कि उसकी कहानी इतनी परेशान करने वाली बनी हुई है, क्योंकि यह दर्शाता है कि सबसे गहरी बुराई को चीख पुकार, न हथियार, न ही औपचारिक आदेशों की जरूरत होती है। कभी कभी उसे सिर्फ एक अच्छी तरह से सजा हुआ कमरा और दूसरे की त्वचा के सामने गर्व भरी मुस्कान की जरूरत होती है। इर्मा ग्रेस, ऑशविट्ज की गोरी लकड़बग्घा।
सुंदरता पूर्ण बुराई के लिए एक आदर्श भेस हो सकती है। बमुश्किल 21 साल की उम्र में इर्मा ग्रेस ने इस विरोधाभास को तब तक पूरा किया जब तक कि इसे एक घातक हथियार में नहीं बदल दिया। उसकी युवा उपस्थिति, उसके सुनहरे बालों को सावधानी से स्टाइल किया गया और लगभग एक बच्चे जैसी मुस्कान नाजी एकाग्रता शिविरों में हर दिन उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली क्रूरता के बिल्कुल विपरीत थी। ऑशविट्ज की गोरी लकड़बग्घा के रूप में जानी जाने वाली वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला गार्ड बन गई, जबकि अन्य महिला गार्ड कठोर वर्दी, गंभीर भावों या खुली धमकियों के माध्यम से अधिकार का प्रदर्शन करती थीं। इर्मा ने कुछ और अधिक परेशान करने वाली चीज खोजी थी, यातना तंत्र के रूप में आकर्षण की शक्ति। हिंसा के प्रत्येक कृत्य से पहले उसकी मुस्कान आती थी, अपमान के साथ उसकी हंसी भी आती थी। उसकी सुंदरता एक तटस्थ विशेषता नहीं थी, यह आकर्षित करने, भ्रमित करने और नष्ट करने का एक साधन था। महिला कैदी न केवल उसे देखकर कांप उठी, बल्कि यह देखकर भी कि कैसे एसएस अधिकारी उसके साथ हंसे, जबकि वह तय कर रही थी कि उस दिन कौन पीड़ित होगा। 1923 में मैक्लेनबर्ग के व्रेचेन में जन्मी इर्मा का बचपन उनकी मां की आत्महत्या से प्रभावित रहा, जब वह मुश्किल से 13 साल की थीं। अगले साल उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और हिटलर यूथ की महिला शाखा बुंड डॉयचर मेडेल में शामिल हो गईं। वहां उन्होंने तीसरे रेह के सिद्धांतों को पूरी निष्ठा से आत्मसात किया। अनुशासन, अंध आज्ञाकारिता, नस्लीय शुद्धता और राष्ट्रवादी उत्साह उन्हें नाजीवाद में निष्क्रिय रूप से नहीं घसीटा गया था। वह एक आस्तिक थीं, व्यवस्था की शिकार नहीं बल्कि एक उत्साही स्वयंसेवक जिसने दमनकारी तंत्र में अपना स्वाभाविक व्यवसाय पाया। 1942 में मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्हें रेवेंसब्रुक में नियुक्त किया गया, जो रीच का मुख्य महिला शिविर था, जहां उन्हें ऑफसेहरिन के रूप में प्रशिक्षण दिया गया। उनके उत्कृष्ट आचरण ने उन्हें शीघ्र ही पदोन्नति दिला दी। उसी वर्ष उन्हें ऑशविट्ज बिर्केनौ में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे महिला बैरकों की पर्यवेक्षक बन गईं। वे जल्द ही भयभीत हो गईं। उनकी उपस्थिति निरंतर थी। उनकी लटकी हुई चमड़े की चाबुक, उनके कूल्हे से लटकी हुई सजावटी पिस्तौल और उनके जर्मन शेफर्ड कुत्ते स्पष्ट संकेत थे कि सजा निकट है। लेकिन उनका सबसे प्रभावी हथियार उनकी नाटकीयता रही, स्वर्गदूतों जैसी उपस्थिति और ठंडी क्रूरता के बीच का अंतर। महिला कैदियों ने इर्मा द्वारा अपने और अपने साथी सत्ताधारियों के लिए आयोजित मनोरंजन के बारे में गवाही दी। उसने भूखी महिलाओं को शिविर में बेतुकी प्रतियोगिताओं में दौड़ने के लिए मजबूर किया, जबकि प्रशिक्षित कुत्ते उनका पीछा करते थे। जो गिरती थीं, उन्हें बेरहमी से काटा जाता था। उसने इसे व्यायाम कहा। कभी कभी वह उनसे कहती थी कि अगर वे दौड़ जीतने में कामयाब हो गईं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। यह जानबूझकर किया गया झूठ था, पूरी तरह से निराशा पैदा करने का एक तरीका। अन्य अवसरों पर उसने सामूहिक दंड को सही ठहराने के लिए भागने के सिमुलेशन का आयोजन किया। हिंसा सावधानी पूर्वक की गई थी। इसे न केवल दंडित करने के लिए बल्कि दूसरों के सामने अपमानित करने के लिए डिजाइन किया गया था। नग्न महिलाओं को कोड़े मारना अक्सर होता था। वे किसी अनुशासनात्मक प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते थे। वे शुद्ध रूप से क्रूरता के कार्य थे। वह बुजुर्ग महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, युवा महिलाओं को पीटती थी। दर्द आकस्मिक नहीं था, यह तमाशा था। कभी कभी वह अपने शिकार को उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर चुनती थी। गवाहियां इस बात से सहमत हैं कि वह युवा महिलाओं या आकर्षक समझी जाने वाली महिलाओं के प्रति विशेष रूप से शत्रुता महसूस करती थी। ऐसा लगता था कि वह प्रतिस्पर्धा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह अक्सर इन महिलाओं को अनुकरणीय दंड के लिए चुनती थी। सार्वजनिक रूप से दाढ़ी बनाना, जबरन नग्नता, थका देने वाला काम। सजा केवल शारीरिक नहीं थी, यह प्रतीकात्मक थी। 1944 में उन्हें ऑशविट्ज बिर्केनौ में 30,000 से ज्यादा महिला कैदियों की मुख्य पर्यवेक्षक ओबेरऑफसेहरिन के पद पर पदोन्नत किया गया। उस पद से उन्होंने सीधे गैस चैम्बर के लिए खतरनाक चयन में भाग लिया। उनका तरीका सरल और विनाशकारी था। वह एसएस डॉक्टर के साथ साथ चलती थीं, अपनी उंगली से उन लोगों की ओर इशारा करती थीं जिन्हें मार दिया जाना था। वह इसे शांति से करती थीं। कभी कभी वह मुस्कुराते हुए ऐसा करती थीं। वह चिल्लाती नहीं थीं, वह उत्तेजित नहीं होती थीं। उनकी शीतलता ने प्रत्येक हाव भाव को एक मौन वाक्य में बदल दिया। एक महिला कैदी ने बताया, वह आपके चेहरे को ऐसे देखती थी जैसे कि दीवार को देख रही हो। अगर उसकी उंगली आपकी ओर इशारा करती तो आप अब अस्तित्व में नहीं होते। इर्मा के बारे में सबसे परेशान करने वाली बात थी बेदाग दिखने को लेकर उसका जुनून।
वह हर सुबह अपने बालों को सावधानी से कंघी करती थी, अपनी वर्दी को इस्त्री करती थी, अपने जूते पॉलिश करती थी। उसकी उपस्थिति जितनी भयावह थी उतनी ही प्रभावशाली भी थी। ऑशविट्ज में उन्हें बाहरी सुंदरता और आंतरिक क्रूरता के बीच परेशान करने वाले अंतर के लिए सुंदर जानवर का उपनाम भी दिया गया था। उसकी छवि अप्रासंगिक नहीं थी, यह सत्ता प्रणाली का हिस्सा थी। सुंदरता ने उसे एक दृश्य अधिकार प्रदान किया जिसने उसके वरिष्ठों के बीच सम्मान और महिला कैदियों के बीच भय पैदा किया। उसने अपने आकर्षण का इस्तेमाल हेरफेर करने, हावी होने और अपमानित करने के लिए किया। वह अपने प्रभाव के प्रति सचेत थी और इसका निंदक रूप से शोषण करती थी। जब जनवरी 1945 में सोवियत अग्रिम ने ऑशविट्ज को खाली करने के लिए मजबूर किया, तो इर्मा को फिर से रेवेंसब्रुक और उसके कुछ समय बाद बर्गन-बेल्सन में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वह अंत तक सक्रिय रही। बीमारियों, भूख और अत्यधिक भीड़भाड़ के कारण शिविर ढह गया और हजारों लोगों के लिए मौत का जाल बन गया। वहां इर्मा ने गश्त, धमकियों और शारीरिक दंड की अपनी दिनचर्या जारी रखी। युद्ध पहले ही हार चुका था, लेकिन उसने अपना आचरण नहीं छोड़ा। वह उसी क्रूर ऊर्जा के साथ पीटना, चिल्लाना और निगरानी करना जारी रखती रही। 17 अप्रैल 1945 को बर्गन-बेल्सन की मुक्ति के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने उसे पकड़ लिया था। उसने बिना किसी पश्चाताप के स्वेच्छा से खुद को एसएस का सदस्य बताया। उसका घमंडी व्यवहार, उसकी अहंकारी शारीरिक भाषा, उसका बेदाग आसन, सब कुछ यह दर्शाता था कि उसे सजा मिलने की उम्मीद नहीं थी। सितंबर 1945 में शुरू हुए ल्यूनेबर्ग ट्रायल के दौरान गवाही विनाशकारी थी। एक उत्तरजीवी ने उसका वर्णन इस प्रकार किया, उसमें एक फिल्म अभिनेत्री की सुंदरता और एक जानवर का दिल था। एक अन्य ने बताया कि उसने एक गर्भवती महिला को सिर्फ इसलिए कोड़े मारकर मार डालने का आदेश दिया था क्योंकि वह धीरे चल रही थी। एक अन्य ने उस पर पानी मांगने वाली महिला कैदियों पर गोली चलाने का आरोप लगाया। जब इन अपराधों के बारे में पूछा गया तो इर्मा ने ठंडेपन से जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रही थी। हालांकि सबूतों ने उसकी आपराधिक स्वायत्तता को प्रदर्शित किया। अन्य महिला गार्डों की गवाही, पीड़ितों के बयान और आंतरिक दस्तावेजों से पता चला कि इर्मा ने न केवल आदेशों का पालन किया, उसने अपनी पहल पर निर्णय भी लिए। उसे जो करना अच्छा लगता था उसने इसे नाटक में बदल दिया। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उसके व्यवहार ने विवाद पैदा किया। ब्रिटिश पर्यवेक्षकों ने उसके घमंडी, लगभग उत्तेजक रवैये को देखा। वह कभी नहीं रोई, उसने कभी भीख नहीं मांगी, उसने अपना सिर ऊंचा रखा। वह अपने भाग्य से ज्यादा अपने हेयर स्टाइल को लेकर चिंतित लग रही थी। कुछ पत्रकारों ने दावा किया कि अदालत के अवकाश के दौरान इर्मा ने शीशे के सामने अपना मेकअप ठीक किया। उसकी ठंडक ने जजों को भी परेशान कर दिया। 17 नवंबर 1945 को उसे फांसी की सजा सुनाई गई। वह केवल 22 वर्ष की थी। 13 दिसंबर 1945 को उसे हेमेलन जेल में उसी मुकदमे के अन्य दोषियों के साथ फांसी पर लटका दिया गया। वह बिना रोए या कांपे, नेवी ब्लू सूट पहने, मुलायम लहरों में बालों को स्टाइल किए, चेहरे पर भावशून्यता के साथ फांसी पर चढ़ गई। उसने अंतिम शब्द नहीं कहा। वह बिना किसी प्रतिरोध के मर गई। उसके शरीर को एक अचिह्नित कब्र में दफनाया गया। इर्मा ग्रीस का चरित्र ऐतिहासिक स्मृति में बुराई के एक विशिष्ट अवतार के रूप में बना हुआ है। जोरदार और अनियंत्रित बुराई नहीं, बल्कि वह बुराई जो खुद को सामान्यता के रूप में छिपाती है, जो खुद को शांत चेहरे और मधुर आवाज के साथ प्रस्तुत करती है। वह अपराधियों की एक अनूठी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है, जिनकी क्रूरता सौंदर्यपूर्ण सटीकता के साथ व्यक्त की जाती है। उसने हिंसा को तमाशा, सजा को नृत्य कला, पीड़ा को व्यक्तिगत मनोरंजन में बदल दिया। वह कमांडर नहीं थी, उसने गैस चैम्बर डिजाइन नहीं किए थे, उसने कानून का मसौदा तैयार नहीं किया था, लेकिन उसकी भूमिका भी उतनी ही घातक थी। एक ऐसी व्यवस्था की निष्पादक जिसे रोजाना जल्लादों की जरूरत होती थी। आधिकारिक अभिलेखों, परीक्षण रिपोर्टों और जीवित बचे लोगों की कई गवाही द्वारा समर्थित उसकी कहानी दर्शाती है कि सबसे भयानक भयावहता भी सबसे सुंदर चेहरे के साथ खुद को सजा सकती है, और शायद यही सबसे भयानक सबक है। मारिया मंडल, संगीतमय नरक की निर्देशक। ऑशविट्ज बिर्केनौ के ब्रह्मांड में जहां विनाश औद्योगिक स्तर तक पहुंच गया था, मारिया मंडल ने एक विशेष रूप से विकृत आयाम पेश किया। मनोवैज्ञानिक नियंत्रण के साधन के रूप में संगीत। महिला शिविर की मुख्य ऑफसेहरिन के रूप में उन्होंने न केवल निष्पादन और चयन का आयोजन किया,
बल्कि एक ऐसी प्रणाली का आयोजन किया जहां धुनें सामूहिक हत्या की ध्वनि बन गईं। हर सुबह जब ट्रेनें बिरकेनौ रैंप पर आती थीं, तो विनीज वॉल्ट्स, सैन्य मार्च और प्रकाश रचनाएं बजाई जाती थीं। यह संयोग नहीं था, यह पूर्व नियोजित रणनीति थी। जब हजारों निर्वासित लोग मवेशी गाड़ियों से उतरे तो वे भ्रमित और थके हुए थे। संगीत ने भ्रामक शांति का माहौल बनाया। महिला कैदियों से बनी महिला ऑर्केस्ट्रा ने इन टुकड़ों की व्याख्या करने के लिए मजबूर होकर दोहरी भूमिका निभाई, पीड़ितों का ध्यान भटकाना और मौत की आसन्नता को छिपाना। मंडल ने इस प्रणाली को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया था। संगीत ने भ्रम पैदा करने, घबराहट कम करने, चयन को आसान बनाने और अराजकता के बीच व्यवस्था का भ्रम बनाए रखने का काम किया। लेकिन इसका असली उद्देश्य इससे कहीं अधिक पेचीदा था। हत्या को एक सुंदर दृश्य में बदलना, एक नियंत्रित तमाशा जिसमें स्ट्रिंग चौकड़ी की धुन पर गैस चैम्बर की ओर शव लयबद्ध तरीके से मार्च करते हैं। वह नोटबुक और पेन लेकर रैंप पर चली गई, शारीरिक विशेषताओं, उम्र, चिकित्सा स्थितियों को नोट करते हुए। उसने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ ठंडे दिमाग से फैसला किया कि कौन जबरन श्रम के लिए उपयोगी है और कौन नहीं। बेकार लोगों को इशारे से चिह्नित किया गया। कुछ मीटर दूर ऑर्केस्ट्रा बजाना जारी रहा। अनीता लास्कर वॉलफिश, एक सेलिस्ट जिसे ऑर्केस्ट्रा में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था, ने कई साल बाद बताया कि मैंडल एक जुनूनी पूर्णतावादी थी। वह लयबद्ध सटीकता की मांग करती थी और किसी भी संगीत त्रुटि के लिए उसे मारती, खाना कम करती या अलग कर देती थी। स्कोर यादृच्छिक रूप से नहीं चुने गए थे, मैंडल ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से चुना था। उसे प्रशिया मार्च, मोजार्ट सोनाटा और समयबद्ध पोलोनेज से लगाव था। प्रत्येक टुकड़ा एक ठोस कार्य करता था। कुछ ने उतना ही समय लिया जितना महिलाओं की एक पंक्ति बैरक से गैस चैम्बर तक जाने में लगा। यह सर्जिकल परिशुद्धता के साथ गणना किया गया संगीत था। संगीत समूह को प्रतिदिन अमानवीय परिस्थितियों में अभ्यास करना पड़ता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसी महिला कैदी को बुखार है या वह घायल है। मंडल गुणवत्ता की मांग करते थे। कलाकार तब बजाते थे जब दूसरों को कुछ मीटर दूर से कोड़े मारे जाते थे, जबकि बच्चे कतार में रोते थे या बुजुर्गों को ट्रकों की ओर धकेला जाता था। एक अवसर पर बेहोश हो रहे वायलिन वादक को बैरक से घसीटकर बाहर निकाला गया और कुछ ही मिनटों में उसकी जगह किसी और को लाया गया। मंडल असफलताओं को बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने संगीत हॉल के रूप में स्थापित बैरक में निजी संगीत कार्यक्रम आयोजित किए। एसएस अधिकारी औपचारिक पोशाक पहनकर उपस्थित होते थे। शराब परोसी जाती थी। प्रदर्शन करने वाले कुपोषित और कांपती हुई महिला कैदी थीं, जिन्हें शास्त्रीय संगीत बजाने के लिए मजबूर किया जाता था, जैसे कि वे किसी विनीज सैलून में हों। इनमें से एक संगीत कार्यक्रम में मंडल ने एक ही मार्च को 3 बार दोहराने का आदेश दिया, क्योंकि तालियां पर्याप्त उत्साहजनक नहीं थीं। ऑर्केस्ट्रा को मुस्कुराना पड़ा। कमजोरी दिखाना सजा का आधार था। सार्वजनिक फांसी के दौरान संगीत भी बजाया जाता था। कैंप स्क्वायर में सजा के साथ राग भी बजाया जाता था। जब महिलाओं को उनके साथियों के सामने फांसी पर लटकाया जाता था या कोड़े मारे जाते थे, तब कलाकार बजाते थे। मैंडल मौजूद रहती थीं, नोट करती थीं, सुधार करती थीं, मुस्कुराती थीं जब सब कुछ वैसा ही होता था जैसा कि वह उम्मीद करती थी। वह चिल्लाती नहीं थी। उनका अधिकार अडिग था, लेकिन मौन था। वह कम से कम हरकतों, नजरों और हाथों के इशारे से आदेश देती थी। उन्हें अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं थी। उनकी मौजूदगी ही लकवाग्रस्त करने के लिए पर्याप्त थी। मंडल की शक्ति संगीत से परे तक फैली हुई थी। वह गैस चैम्बर के लिए दैनिक चयन की देखरेख करती थी। सूचियां बहुत बड़ी थीं। उनके हस्ताक्षर दर्जनों दस्तावेजों पर दिखाई देते हैं, जहां काम के लिए अनुपयुक्त मानी जाने वाली महिलाओं के स्थानांतरण को अधिकृत किया गया है। इन सूचियों में नाम, उम्र, बीमारियां और व्यक्तिगत नोट्स शामिल थे। अक्टूबर 1943 में उन्होंने एक ही दिन में 1600 महिलाओं को मारने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने बैरकों के निरीक्षण का भी निर्देश दिया। ये दौरे स्वच्छता के लिए नहीं थे, बल्कि दंडित करने, अपमानित करने और पीड़ितों का चयन करने के अवसर थे। महिला कैदियों को नग्न पंक्तियों में खड़ा होने के लिए मजबूर किया जाता था। एक एक करके उनका निरीक्षण किया जाता था। अगर वे कांपती थीं या मुद्रा बनाए नहीं रखती थीं, तो उन्हें पीटा जाता था। मंडल ने प्रत्येक हाव भाव, प्रत्येक प्रतिक्रिया को देखा, कमजोरी की तलाश की। उसने यह सब परपीड़क आवेगों से नहीं किया, बल्कि आतंक प्रबंधन की अपनी पद्धति के हिस्से के रूप में किया। सामूहिक नरसंहार के तथाकथित विशेष अभियान सोंडेराक्षनेन के दौरान उनकी भूमिका और भी स्पष्ट थी।
उन्होंने एक ही दिन में सैकड़ों महिलाओं के स्थानांतरण का समन्वय किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि प्रक्रिया बाधित न हो, लय बनी रहे और नरसंहार बिना किसी घटना के जारी रहे। सटीकता के प्रति उनका जुनून इतना बढ़ गया कि उन्होंने बैरकों से लेकर कक्षों तक के स्थानांतरण का समय तय कर लिया। एक गलत तरीके से की गई मार्चिंग उनके मंचन को बर्बाद कर सकती थी। गवाही में उनके साफ सुथरे रूप रंग पर सहमति जताई गई है। हमेशा इस्त्री की हुई वर्दी, चमकदार जूते, सावधानीपूर्वक हेयर स्टाइल। उन्होंने कभी भी ऐसी भावना नहीं दिखाई जो योजनाबद्ध न हो। वह एक अदृश्य ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह लाइनों के बीच चलती थी, मौत के तंत्र को ट्यून करती हुई। पोलिश अभिलेखागार में उनके द्वारा हस्ताक्षरित 60 से अधिक दस्तावेज हैं, जिनमें महिला शिविर से श्मशान तक परिवहन, निष्पादन कोटा के विस्तार के लिए अनुरोध और कैदियों के प्रदर्शन पर मूल्यांकन नोट शामिल हैं। कमांडर होस को संबोधित एक पत्र में मंडल ने कर्मियों को थकाए बिना व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक घूर्णन दंड प्रणाली के निर्माण का सुझाव दिया। उसे दिसंबर 1945 में अमेरिकी सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया था। उसकी हिरासत में हाथ से लिखे निर्देशों, निष्पादन सूचियों और निजी पत्रों के साथ चिह्नित स्कोर मिले, जिसमें उसने बिर्केनौ महिला शिविर में प्राप्त आदेश के बारे में दावा किया था। 1947 में क्रैको में आयोजित ऑन्शविट्स ट्रायल में उसका नाम प्रशासनिक कर्मियों के खिलाफ आरोपों में सबसे ऊपर था। गवाहों ने उसे सिस्टम के सबसे कुशल निष्पादक के रूप में वर्णित करने में संकोच नहीं किया। उसने गोली नहीं चलाई, उसने अपने हाथों से यातना नहीं दी, लेकिन उसने प्रत्येक चरण को व्यवस्थित और मान्य किया। उसने हल्की मुस्कान और एक प्रतीकात्मक बैटन के साथ आतंक को सौंप दिया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और जनवरी 1948 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अंतिम रिकॉर्ड में उन्हें शांत और पश्चाताप के किसी भी लक्षण से रहित बताया गया है। एलिजाबेथ वोल्केनराथ, रेवेंसब्रुक का चाबुक। सुबह 5 बजे एलिजाबेथ वोल्केनराथ ने अपनी दिनचर्या शुरू की। गार्ड्स बैरक में उठकर अपनी बेहतरीन ढंग से इस्त्री की गई वर्दी पहनकर, यह जांचते हुए कि उसकी रबर की छड़ी सही हालत में है। फिर वह उस काम को करने के लिए निकल पड़ी जिसमें वह सबसे अच्छी थी, प्रशिया पद्धति से मानव आत्माओं को तोड़ना। उसका दिन रेवेंसब्रुक, ऑन्शविट्स, बिर्केनौ और बर्गन बेल्सन के बीच बीता, जिससे आतंक की दिनचर्या पूरी हो गई और हर दिन एक पूर्वानुमानित गोलाबारी में बदल गया। उसने क्रूरता को तात्कालिक रूप से नहीं अपनाया। सब कुछ गणना करके समयबद्ध तरीके से पूर्ण रूप से किया गया था। यह क्रूरता की नौकरशाही थी जो अपनी अधिकतम अभिव्यक्ति में थी। दिन की शुरुआत केंद्रीय प्रांगण में अपेल के निर्माण से होती थी। हजारों महिलाएं किसी भी मौसम में सही लाइन में खड़ी होती थीं, जबकि वह हाथ में डंडा लेकर पंक्तियों के बीच चलती थीं। यह साधारण गिनती नहीं थी, यह वर्चस्व की रस्म थी। उसकी उपस्थिति ही डर पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। कोई भी गलती, एक गलत संरेखित लाइन, एक गलत संख्या, एक बीमार महिला जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती, का परिणाम तत्काल दंड होता था। उसने बढ़ती हुई सजाओं की एक प्रणाली को सिद्ध कर लिया था। पहले धमकी वह डंडा हिलाते हुए उठाती थी, फिर सार्वजनिक अपमान वह अपराधी को सबके सामने अपनी गलती समझाने के लिए मजबूर करती थी, और अंत में शारीरिक दंड, तुरंत मौत के बिना अधिकतम दर्द भड़काने के लिए गणना की गई मार। सब कुछ एक सावधानीपूर्वक पैटर्न का पालन करता था। गठन के बाद चिकित्सा निरीक्षण सामूहिक झुंझलाहट के कृत्यों में बदल गए। क्राको में ऑन्शविट्स परीक्षण के साक्ष्य ने प्रदर्शित किया कि ये पंजीकरण मानव गरिमा को नीचा दिखाने और तोड़ने के बहाने थे। उसने महिला कैदियों को अपनी क्रूर निगाहों और चिकित्सा कर्मियों के सामने कपड़े उतारने, झुकने, नग्न कूदने के लिए मजबूर किया। जो लोग ठंड या डर से कांपते थे, उन्हें डंडों से मारा जाता था। खुद को ढकने की कोशिश करने पर भोजन या पानी से वंचित होना पड़ता था। यह प्रक्रिया घंटों तक चलती थी। कमजोर, बीमार, गर्भवती महिलाएं, सभी को एक ही दिनचर्या से गुजरना पड़ता था। वोल्केनराथ अपने डंडे के साथ नग्न शरीरों के बीच चलते हुए अनुशासन का समन्वय करती थी। कभी कभी मारती थी, हमेशा तटस्थ भाव से, जैसे कि वह केवल एक प्रशासनिक कार्य की समीक्षा कर रही हो। एक गवाह ने कहा, अगर आप बर्फ के नीचे नंगे होकर नहीं चल सकते थे तो आप चयन के लिए जाते थे। वोल्केनराथ को यह पता था और वह इसका आनंद लेती थी। उसके कृत्यों की शीतलता कर्तव्य का परिणाम नहीं थी, यह शासन के एक साधन के रूप में उसकी कार्यात्मक पहचान का हिस्सा था। उसने दोपहर के समय को अनुशासनात्मक अभ्यास के लिए समर्पित किया, जो आधिकारिक नियमों से परे था।
उसका एक पसंदीदा तरीका था उन्हें घंटों तक अपने सिर के ऊपर भारी वस्तुओं को रखने के लिए मजबूर करना। सबसे अधिक प्रलेखित मामला एक युवती का था जिसने सब्जियां चुराई थीं। उसने उसे 4 घंटे तक चोरी किए गए उत्पादों को अपने सिर के ऊपर रखने के लिए मजबूर किया, जब तक कि उसकी बाहें गिर नहीं गईं। जब उसने आखिरकार उन्हें नीचे किया तो वोल्केनराथ ने उसे रबर के डंडे से बेहोश कर दिया। अन्य कैदियों को रात होने तक उसकी मदद करने से मना किया गया था। यह सजा के नाटक का हिस्सा था। सभी को देखना, सीखना और डरना था। उन्होंने कुपोषित महिलाओं के लिए शारीरिक व्यायाम आयोजित किए, डंडे की धमकी के तहत पुशअप, दौड़, कूदना। अगर कोई गिर जाता तो उस पर आलस्य का आरोप लगाया जाता और इसके अतिरिक्त उसे दंडित भी किया जाता। वह अनुशासन की तलाश नहीं करती थी, वह तोड़ना चाहती थी। सुबह सुबह वह अपनी असली क्रूरता दिखाती थी। गश्त करते समय सजा देने के बहाने तलाशती थी। जो लोग रोते थे, बात करते थे या शिकायत करते थे, उन्हें बालों से घसीटा जाता था, सिर पर मारा जाता था या नंगा करके बाहर फेंक दिया जाता था। उसकी खासियत, रात में पिटाई करना। गवाही में दर्ज है कि वह त्वचा को चीरने तक कोड़े मारती थी, पीठ और नितंबों पर स्थायी निशान छोड़ती थी और प्रलेखित मामलों में पिटाई के बाद महिलाओं की मौत हो जाती थी। रबर की छड़ी उसका पसंदीदा हथियार थी, हल्की, चलने में आसान, लेकिन इतनी सख्त कि हर वार से दर्द हो। वह इसे अपने अधिकार के विस्तार की तरह रखती थी, जैसे दूसरे लोग घड़ी या प्रतीक चिन्ह रखते हैं। कभी कभी वह इसका इस्तेमाल अपने शिकार को चिह्नित करने के लिए करती थी। सजा देने से पहले उससे इशारा करती थी। दूसरों में वह बस खामोशी से इसे आतंकित करने के लिए इस्तेमाल करती थी। वास्तविक या नकली भागने के लिए सुरक्षा अलर्ट के दौरान उसने बड़े पैमाने पर प्रतिशोध का आयोजन किया। यदि कोई कैदी भाग जाता तो पूरे बैरक में कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता। कुछ मामलों में उसने 100 के लिए डिजाइन किए गए स्थानों में 300 से अधिक महिलाओं को बंद कर दिया, बिना वेंटिलेशन, पानी या बाथरूम के, जिसके परिणाम स्वरूप महामारी, दम घुटने और पागलपन हुआ। रात्रिकालीन अभ्यास में आधी रात को अचानक निरीक्षण करना शामिल था। वह सभी महिला कैदियों को बर्फ के नीचे घंटों तक आंगन में कतार में खड़ा रहने के लिए मजबूर करती थी। नाखून, हेयर स्टाइल, जूते की सफाई की जांच करती थी। साबुन, कपड़े या पर्याप्त भोजन के बिना एक वातावरण में क्रूर विरोधाभास। उसका तरीका हमेशा एक जैसा था। सुबह 2 बजे सभी को जगाना, उन्हें अंडरवियर में बाहर जाने के लिए मजबूर करना, उन्हें आंगन में खड़ा करना, उन्हें भोर तक रखना। उन घंटों के दौरान वह अपनी डंडी के साथ कतारों के बीच चलती थी। जो लोग कांपते थे या थकावट से लड़खड़ाते थे, उन्हें मारती थी। अनुशासनात्मक कार्यों तक सीमित अन्य गार्डों के विपरीत वोल्केनराथ ने गैस चैम्बरों के चयन में सक्रिय रूप से भाग लिया। न्यायिक अभिलेखागार में कई रिपोर्टों पर उनके हस्ताक्षर दिखाए गए हैं। उनका अधिकार प्रतीकात्मक नहीं था, यह कार्यात्मक था। उन्होंने तय किया कि किस पर प्रयोग किया जाए, किसकी मृत्यु हो और कौन एक दिन और जीवित रहे। साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत एक रिपोर्ट ने संकेत दिया, सामूहिक दंड। सुबह के प्रशिक्षण के दौरान गाने से इनकार करने पर 10 कैदियों को कोड़े मारे गए। वोल्केनराथ द्वारा अधिकृत चयन के दौरान वह व्यवस्था बनाए रखती थी ताकि मरने के लिए चुनी गई महिलाएं विरोध न करें। वह डंडे के साथ पंक्तियों के बीच चलती थी, कमजोर, बीमार या समस्याग्रस्त लोगों की पहचान करती थी। उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। उसकी नजर ही एक महिला को यह जानने के लिए पर्याप्त थी कि उसकी किस्मत तय हो चुकी है। उन्होंने उन लोगों को अतिरिक्त दंड भी दिया जिन्हें वे नैतिक रूप से भ्रष्ट मानती थीं। रेवेंसब्रुक में उन्होंने समलैंगिकता के आरोप में एक कैदी को अपनी जीभ से शौचालय साफ करने के लिए मजबूर करके दंडित किया। बर्गन-बेल्सन में उन्होंने एक महिला को 3 दिनों तक भोजन से वंचित रखा क्योंकि वह खुद को साफ करते समय हंस रही थी। दंड का प्रतीकात्मक आयाम उसकी पद्धति का हिस्सा था। नवंबर 1945 में पकड़े जाने के बाद उसे इर्मा ग्रीस और बर्गेन-बेल्सन और ऑन्शविट्स के 43 अन्य कर्मियों के साथ ल्यूनेबर्ग में मुकदमा चलाया गया। सबूत विनाशकारी थे। एलिजाबेथ गॉट्सचॉक, लिविया रोथ और वांडा मार्कोविच ने उसके व्यवहार के बारे में गवाही दी, जिसमें उस पर कोड़ों के साथ सजा देने, अतिरिक्त सजा के रूप में बीमार महिलाओं से जबरन श्रम करवाने, नियमित रूप से गैस चैम्बर के लिए चयन में भाग लेने और कमजोर कैदियों को भोजन और पानी देने से इनकार करने का आरोप लगाया गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली गवाही एक महिला की थी जिसे घंटों टूथब्रश से शौचालय साफ करने के लिए मजबूर किया जाता था और वोल्केनराथ जब भी ऐसा करने से मना करती थी तो उसे पीटता था। सफाई करना ही काफी नहीं था,
जब हम शौचालय साफ करते थे तो उसे हमें अपमानित करना पड़ता था, उसे हमें पीड़ित देखना पड़ता था। हालांकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उसकी भूमिका तार्किक थी, लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य और प्रत्यक्ष बयानों ने शारीरिक हिंसा, जानबूझकर अपमान और घातक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी को प्रदर्शित किया। वह सहायक नहीं थी, वह एक निष्पादक थी, और उसने यह काम आज्ञाकारिता से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से किया। युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी घोषित करके उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 13 दिसंबर 1945 को उनकी सजा पर अमल किया गया। वह बिना पश्चाताप दिखाए, बिना माफी मांगे और बिना सीधे जिम्मेदारी स्वीकार किए मर गईं। एलिजाबेथ वोल्केनराथ ने हिंसा के साथ प्रयोग की जाने वाली नौकरशाही शक्ति को मूर्त रूप दिया। निष्पादक और अधिकारी से जल्लाद बन गए। उन्होंने इसे दक्षता के साथ, बिना किसी तीखेपन या नाटकीयता के, लेकिन घातक परिणामों के साथ किया। उनका नाम जीवित बचे लोगों के संस्मरणों में महान रणनीतिक निर्णयों के लिए नहीं, बल्कि सावधानीपूर्वक क्रूरता के दैनिक कृत्यों के लिए आता है, जो प्रत्येक दिन को एक जीवित दुःस्वप्न में बदल देता है। हर्ता बोथे क्लब के साथ लंबा खिलाड़ी। उसकी कलाई से डंडा एक पेंडुलम की तरह झूल रहा था, जो आतंक की लय को दर्शाता था। 30 सेंटीमीटर का रबर जो हर्ता बोथे के हाथों में सैकड़ों महिला कैदियों के लिए दुःस्वप्न का साधन बन गया। उसकी शानदार ऊंचाई 1 मीटर 90 उसे शिविर के किसी भी कोने से दिखाई देती थी, लेकिन यह उसका कद नहीं था जिसने दहशत फैलाई। यह डंडा और वह महारत थी जिसके साथ उसने इसका इस्तेमाल किया। रेवेंसब्रुक, स्टुटहोफ और बर्गन बेल्सन में वह क्लब उसके अधिकार का विस्तार बन गया। यह एक विनियामक अनुशासनात्मक उपकरण नहीं था, बल्कि एक व्यक्तिगत हस्ताक्षर, विशिष्ट मुहर, यह तय करने की उसकी शक्ति को संप्रेषित करने का तरीका था कि किसे और कितना भुगतना है। बेल्सन परीक्षण के दौरान कई गवाहों ने उसे चेहरे से नहीं बल्कि डंडे से पहचाना। उन्होंने उसे डंडे वाली लंबी महिला कहा। दूसरों ने याद किया, वह जिसके हाथ में हमेशा डंडा रहता था। वह अपनी अनौपचारिक वर्दी के साथ घुल-मिल गई थी, सक्रिय सेवा के बाहर भी उसे पहनती थी, निरीक्षणों में मौन चेतावनी के रूप में इसे प्रदर्शित करती थी। क्लब की खासियतें थीं, बिना किसी बाहरी निशान छोड़े दर्द पहुंचाने के लिए एकदम सही। हर्ता ने सर्जिकल तकनीक विकसित की थी, जिसमें पता था कि अधिकतम पीड़ा के लिए कहां मारा जाए, इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए कहां दबाया जाए, बिना शब्दों की जरूरत के कैसे धमकाया जाए। साला शिफरमैन ने न्यायिक प्रक्रिया के दौरान खौफनाक गवाही दी। उसने बताया कि कैसे बोथे ने 18 वर्षीय लड़की को इसलिए पीट पीट कर मार डाला क्योंकि वह आलू के छिलके खाकर खुद को खाना खिला रही थी। यह दृश्य शिविर के खुले स्थान पर हुआ। अन्य कैदियों के सामने उसने पीड़िता को डंडे से पीटा, जिससे वह लहूलुहान होकर मर गई। अन्य महिला कैदियों ने इस गतिशीलता की पुष्टि की। पेशाब करने के लिए रुकने पर, गलत दिशा में चलने पर, वरिष्ठों की ओर देखने पर मारपीट, अन्य गार्डों के सामने ध्यान भटकाने या पदानुक्रम स्थापित करने के लिए मारपीट। कई मौकों पर गवाहों ने बताया कि उसने क्रूर नाटकीयता के साथ डंडे का इस्तेमाल किया। मारने से पहले पीड़ित के चेहरे के सामने डंडे को उठाया। 1945 की शुरुआत में जब रीच ढह रहा था, तब नाजियों ने पूर्वी शिविरों को खाली करना शुरू कर दिया था। हर्ता ने इन मृत्यु मार्च में भाग लिया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं को ऑनश्विट्स के आसपास से बर्गन बेल्सन तक ले जाया गया। क्लब ने अपनी भयावह प्रमुखता बनाए रखी। थके हुए कैदी बर्फ के नीचे बिना पानी या भोजन के अत्यधिक तापमान में कई किलोमीटर तक चले। जो गिर गए उन्हें मार दिया गया। मुक्ति के बाद जांच में भाग लेने वाले ब्रिटिश सार्जेंट अर्नोल्ड ने पुष्टि की कि बोथे ने 2 थकी हुई महिलाओं को गोली मार दी, जिन्होंने यात्रा के दौरान रुकने की कोशिश की। वांडा सोलोमन और अन्य जीवित बचे लोगों ने बताया कि कैसे उसने उन लोगों को डंडे से धमकाया जो आगे नहीं बढ़ पाए। ये मार्च लगातार 12 घंटे से ज्यादा चले। एक महिला कैदी ने बताया कि कैसे हर्ता समूह के सामने अपनी कलाई से डंडा लटकाए हुए सीधी खड़ी होकर चल रही थी और धुनें गुनगुना रही थी। स्पष्ट उदासीनता और हिंसा के मनमाने इस्तेमाल के बीच यह विरोधाभास हर खंड को हताशा के तमाशे में बदल देता है। क्लब न केवल एक हथियार के रूप में काम करता था, यह एक निरंतर अनुस्मारक का गठन करता था कि मृत्यु तुरंत आ सकती है, किसी भी कारण से या बिना किसी कारण के। बोथे ने खुद को सिर्फ मारपीट तक ही सीमित नहीं रखा। उसकी हरकतों में जानबूझकर एक सुंदर आयाम था। वह दूसरे कैदियों के सामने मारपीट करती थी, कोड़े मारने से पहले व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करती थी, कभी कभी महिला कैदियों को सजा देखने के लिए मजबूर करती थी।
बैरक में दूसरे गार्डों की संगत के बिना वह क्लब लेकर अप्रत्याशित चक्कर लगाती थी। गवाहों के अनुसार रात्रिकालीन निरीक्षण के दौरान उसने एक महिला को अपनी बहन की मौत पर चुपचाप रोते हुए पाया। उसे अनदेखा करने या मौखिक रूप से फटकार लगाने के बजाय उसने उसे बैरक से बाहर निकाला, बर्फ के नीचे उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और बेहोश होने तक डंडे से पीटा। अन्य महिला कैदियों को खिड़कियों से सजा देखने के लिए मजबूर किया गया। मुकदमे में प्रस्तुत की गई मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित की पसलियों में फ्रैक्चर और कपाल में चोट का वर्णन किया गया है, जो किसी कुंद वस्तु से बार बार किए गए प्रहार के कारण हुआ है। हालांकि इसमें बोथे का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन 2 महिला कैदियों की गवाही ने सीधे तौर पर उस सजा को उसके हस्तक्षेप से जोड़ा है। 1945 के बेल्सन ट्रायल में हर्ता मुख्य आरोपी थी। ब्रिटिश तस्वीरों में एक लंबी महिला, पत्थर जैसा चेहरा, रक्षात्मक मुद्रा में हाथ जोड़े हुए दिखाई देती है। उसका फिगर उन गवाहों की कमजोरी से अलग था जिन्होंने उसके खिलाफ बयान दिया था। मैंने कभी किसी पर गोली नहीं चलाई। मैंने कभी कभी मारा, हाँ, लेकिन सिर्फ अपने हाथ से। अगर किसी ने मुझे डंडे के साथ देखा तो मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसने कहा। इस कथन का खंडन 5 अलग अलग गवाहों ने किया, जिन्होंने रबर के डंडे, उसकी लंबाई और यहां तक कि उसके रंग का भी सटीक वर्णन किया। जब अभियोक्ता ने उनसे साला शिफरमैन की गवाही के बारे में पूछा, जिसने देखा था कि कैसे उसने 18 वर्षीय लड़की को पीट पीट कर मार डाला, तो बोथे ने जवाब दिया, ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे याद नहीं है। अगर मुझे याद है तो यह आवश्यक था। अभियोक्ता ने बर्गेन बेल्सन की मुक्ति से संबंधित एक ब्रिटिश रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें बताया गया था कि कैसे कई महिला कैदियों ने कम से कम 3 पुष्ट मौतों के लिए क्लब वाली लंबी महिला को जिम्मेदार बताया। हालांकि उसने कभी उन हत्याओं को कबूल नहीं किया, लेकिन सबूतों का वजन दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त था। 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन दिसंबर 1991 में उन्हें केवल 6 साल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की, सिवाय दशकों बाद एक टेलीविजन साक्षात्कार के, जहां उन्होंने पश्चाताप दिखाने के बजाय व्यवस्था के हिस्से के रूप में अपनी भूमिका को उचित ठहराया। 1999 में रिकॉर्ड किए गए, लेकिन सालों बाद प्रसारित किए गए उस साक्षात्कार में जब उनसे गार्ड बनने के उनके फैसले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने खुद को रक्षात्मक दिखाया। उनका जवाब खुलासा करने वाला था। क्या मैंने कोई गलती की? नहीं। गलती यह थी कि यह एक एकाग्रता शिविर था, लेकिन मुझे जाना पड़ा, अन्यथा वे मुझे खुद ही वहां डाल देते। वह मेरी गलती थी। यह घोषणा उसकी मानसिकता का सारांश प्रस्तुत करती है। हुई मौतों या दिए गए कष्टों के लिए पश्चाताप की पूर्ण अनुपस्थिति उसकी एकमात्र गलती संदर्भ थी, उसके कार्य नहीं। उसके लिए क्लब केवल एक कार्य उपकरण था। हर्ता बोथे का 16 मार्च 2000 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी कहानी इस प्रणाली को तैयार करने के लिए नहीं, बल्कि इसे ठंडेपन और सटीकता के साथ मूर्त रूप देने के लिए दर्ज की गई। रबर क्लब बिना किसी सीमा के इस्तेमाल की जाने वाली साधारण शक्ति का प्रतीक बन गया। आम लोगों की दूसरे इंसानों पर पूर्ण अधिकार जताने की क्षमता। वह न तो मनोरोगी थी और न ही रोगग्रस्त प्रपीड़क, बल्कि एक ऐसी अधिकारी थी जो अपने अधिकार को जताने के लिए आतंकित थी। क्लब दंड देने के अधिकार के भौतिक प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता था, यह तय करने का अधिकार कि किसे और कितना कष्ट सहना है। यह एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे बिना किसी प्रतिबंध के सत्ता किसी भी व्यक्ति को अपने साथी मनुष्यों के झल्लाद में बदल सकती है। हिल्डेगार्ड लाचर्ट, माजदानेक का परपीड़क। क्रवावा ब्रिगिडा, पोलिश में खूनी ब्रिगिट, माजदानेक की महिला कैदियों को हिल्डेगार्ड लैचर्ट को एक ऐसे नाम से बपतिस्मा देने में मुश्किल से कुछ हफ्ते लगे, जो उसके सार को पूरी तरह से सारांशित करता था। यह केवल क्रूरता या हिंसा नहीं थी, यह शुद्ध प्रपीड़न का गठन करती थी, विधिवत भयावह कला में बदल गई। अक्टूबर 1942 में अपने आगमन से लेकर उसने एक के बाद एक झटके, अपमान के बाद अपमान, मृत्यु के बाद मृत्यु के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा बनाई। उसकी प्रसिद्धि महिला बैरकों से आगे निकल गई। पुरुष गार्ड उसे जानते थे, एसएस अधिकारी उसके बारे में बात करते थे। वह खुद ही भयावहता के भीतर एक डरावनी किंवदंती में बदल गई थी। वह एक प्रशिक्षित नर्स के रूप में आई थी, लेकिन उसे पता चला कि उसकी असली प्रतिभा दूसरे प्रकार की चिकित्सा में निहित है। उसका पहला सप्ताह महिला कैदियों के लिए उसे एक अलग खतरे के रूप में पहचानने के लिए पर्याप्त था। उसने खुद को आदेशों का पालन करने या विनियामक दंड लागू करने तक सीमित नहीं रखा। उसने नवाचार किए, सुधार किए, आनंद लिया।
उसके शस्त्रागार में पिस्तौल, चाबुक और हमला करने के लिए प्रशिक्षित जर्मन शेफर्ड शामिल थे, लेकिन उसका सबसे शक्तिशाली हथियार उसकी क्रूर कल्पना थी। उसने दंडों का ऐसा संग्रह विकसित किया जो किसी भी मैनुअल से बढ़कर था। विधियां इतनी क्रूर थीं कि उसे कार्यों में अति करने के लिए 3 मौकों पर वरिष्ठों द्वारा मौखिक रूप से फटकार लगाई गई थी। हालांकि इन चेतावनियों के परिणाम स्वरूप कभी भी वास्तविक दंड नहीं मिला। अपने चिकित्सा प्रशिक्षण का लाभ उठाते हुए लैचर्ट ने एक विशेष रूप से भयावह विशेषता विकसित की थी, यातना के रूप में स्त्री रोग संबंधी परीक्षाएं। बोगना जॉर्स्का, जिनकी गवाही न्यायिक अभिलेखागार में सुरक्षित है, ने इनमें से एक घटना के बारे में बताया जिसमें एक पोलिश यहूदी महिला को शिविर के बगीचे में गिरा दिया गया था। छिपी हुई कीमती वस्तुओं की तलाश में लैचर्ट ने एक छड़ी से पीड़िता की स्कर्ट उठाई और स्त्री रोग संबंधी जांच शुरू की। उसने छड़ी को योनि में डाला जबकि महिला चिल्ला रही थी। यह सब बगीचे में काम कर रही महिला कैदियों की पूरी नजर में हुआ। जॉवर्स्का ने याद करते हुए कहा, महिला इतनी बुरी तरह चिल्ला रही थी कि हमें भागना पड़ा क्योंकि हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बाद में मैंने महिला को खून से लथपथ देखा। मुझे नहीं पता कि उसे गैस चैम्बर में ले जाया गया या वह बस मर गई। यौन उत्पीड़न का यह रूप लैचर्ट की विशेषता बन गया था। यह कोई आवेगपूर्ण कार्य नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित तरीका था जिसमें शारीरिक हिंसा, यौन अपमान और सार्वजनिक प्रदर्शन शामिल था। उसने इसे जानबूझकर अन्य महिला कैदियों के सामने अंजाम दिया, जिससे व्यक्तिगत पीड़ा सामूहिक आतंक में बदल गई। लैचर्ट शराब की लत से पीड़ित थी, जिसने उसकी क्रूरता को और भी बढ़ा दिया। कई गवाहियों से यह पुष्टि होती है कि वह जितना ज्यादा शराब पीती थी, उतनी ही ज्यादा क्रूर होती जाती थी। सबसे ज्यादा शराब पीने वाली रातें सबसे ज्यादा विनाशकारी यातना सत्रों के साथ मेल खाती थी। बार नशे में धुत होकर उसने अपनी जर्मन शेफर्ड को एक युवा महिला कैदी के खिलाफ छोड़ दिया। जानवर ने उसे फाड़ डाला जबकि लैचर्ट मुस्कुराते हुए देखती रही। यह सब कुछ अन्य महिला कैदियों के सामने हुआ जो हमले को देखने के लिए मजबूर थीं, लेकिन हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं थीं। युवा महिला खून की कमी से मर गई। माजदानिक में जब बड़े पैमाने पर गैस का इस्तेमाल किया जाता था, तब जब शवदाह गृह में सभी शवों का अंतिम संस्कार नहीं हो पाता था, तो बगीचे में एक गड्ढा खोदा जाता था जहां शवों को फेंका जाता था और जला दिया जाता था। लैचर्ट ने इस गड्ढे के इर्द गिर्द एक भयावह अनुष्ठान विकसित किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे बार बार प्रसन्न भाव से गड्ढे की ओर जाते हुए खुशी से धुआं अंदर लेते हुए देखा। वे आकस्मिक दौरे नहीं थे, वे अनुष्ठान थे। वह लंबे समय तक गहरी सांस लेती रही, मानो जलते हुए मांस की गंध इत्र हो। लैचर्ट ने बच्चों के प्रति विशेष क्रूरता दिखाई। उसने एक विशेष रूप से विकृत तरीका विकसित किया था, उन्हें मिठाई देकर उन्हें ट्रकों की ओर आकर्षित करना जो उन्हें गैस चैम्बर में ले जाएंगे। यह सिर्फ संचालन दक्षता नहीं थी, यह परिष्कृत क्रूरता का गठन करती थी। वृत्तांतों में बताया गया है कि कैसे वह बच्चों के पास मातृवत मुस्कान के साथ जाती थी, उनसे मीठी आवाज में बात करती थी, उन्हें कैंडी देती थी, फिर खुद उन्हें मौत की ओर ले जाती थी। कुछ बच्चे उसकी दयालु उपस्थिति पर भरोसा करके स्वेच्छा से उसका अनुसरण करते थे। प्रत्यक्ष हिंसा के अलावा उसने स्पष्ट यौन आयाम के साथ रचनात्मक दंडों का एक संग्रह विकसित किया था। उसके पसंदीदा तरीकों में से एक महिलाओं को विशेष सफाई करने के लिए मजबूर करना, शौचालय और बैरकों को टूथब्रश या पुराने चीथड़ों से साफ करना। इन घटनाओं के दौरान वह न केवल उपहास के साथ देखती थी, बल्कि शारीरिक रूप से हस्तक्षेप भी करती थी। अगर कोई महिला कैदी मना करती या थकी हुई दिखती तो वह उसे बालों से घसीटती और उसके चेहरे पर गंदे कपड़े रगड़ने के लिए मजबूर करती। कई बार तो उसने इन कामों को करते समय महिलाओं पर पेशाब भी किया। एक और विशेष सजा में महिला कैदियों को साथियों के सामने नग्न परेड करने के लिए मजबूर करना शामिल था। वह विशेष रूप से युवा या बीमार महिलाओं को चुनती थी ताकि उनके शरीर का मजाक उड़ाया जा सके। चिकित्सा जांच के दौरान वह उन लोगों को पीटती थी जो कांपते या रोते थे और उन पर चिल्लाते हुए कहती थी, गंदे जानवर। बोगना जॉर्स्का की गवाही लैचर्ट के तरीकों को पूरी तरह से दर्शाती है। अपनी मां के साथ माजदानिक में हिरासत में ली गई एक दिन सूप वितरण के दौरान उसे एहसास हुआ कि वह दोनों के लिए चम्मच भूल गई है। वह अपनी प्लेट मां के पास छोड़कर उन्हें लेने के लिए दौड़ी। जब लैचर्ट ने देखा कि बूढ़ी महिला 2 प्लेट पकड़े हुए है तो उसने उसे पीटना और लात मारना शुरू कर दिया। जब बोगना वापस लौटी और उसने समझाने की कोशिश की तो उसके चेहरे पर घूंसे मारे गए। शिविर के परिसमापन के दौरान उसकी 40 वर्षीय मां की मृत्यु हो गई।
एक अन्य अवसर पर लैचर्ट ने जोवर्स्का की एक सहकर्मी को पीटा क्योंकि उसे उसकी जेब में सिगरेट मिली थी। मैंने उसे लैचर्ट के कमरे से लौटने के बाद देखा। वह चोटों से भरी हुई थी और उसका पूरा सिर सूजा हुआ था। 1947 में पोलैंड में और फिर 70 के दशक में पश्चिम जर्मनी में मुकदमा चलाए जाने के बाद लैचर्ट ने कभी पश्चाताप नहीं दिखाया। मुकदमों के दौरान उनका रवैया पीड़ितों के प्रति पूरी तरह से उदासीन था। डसेल्डॉर्फ मुकदमे 1975-1981 में जब उनसे यौन दंडों का वर्णन करने वाली गवाही के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो मुझे याद नहीं है। अगर मुझे याद है तो यह आवश्यक था। यह जवाब उसकी मानसिकता को पूरी तरह से सारांशित करता है। इनकार, न्यूनीकरण और अंत में औचित्य। उसकी मानसिक संरचना में पश्चाताप के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके अनुसार जो कुछ भी किया गया वह परिस्थितियों द्वारा उचित था। 1995 में उनकी मृत्यु हो गई बिना अपनी सजा पूरी किए और न ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने अपराध की घोषणा की। उनकी कहानी किसी बीमार दिमाग या एक अलग थलग मनोरोगी की नहीं है, बल्कि एक आम महिला की है जिसने नाजी व्यवस्था में प्रपीड़न को तमाशा बनाने के लिए सही जगह पाई। उसकी आकृति यह समझने में मदद करती है कि कैसे थर्ड रीच ने न केवल दंड मुक्ति की पेशकश की, बल्कि सबसे कमजोर लोगों के खिलाफ हिंसा को नियंत्रित करने के लिए एक संस्थागत ढांचा भी पेश किया। वह कमांडर नहीं थी और न ही उसने शिविरों का डिजाइन तैयार किया था, लेकिन वह दैनिक आतंक की एक उत्साही निष्पादक थी जिसने अनुशासन को नाटक में बदल दिया और दूसरे के शरीर को सजा का निरंतर लक्ष्य बना दिया। युद्ध के दशकों बाद भी पोलिश बचे लोगों द्वारा क्रवावा ब्रिगेडा उपनाम का इस्तेमाल किया जाता रहा। यह सिर्फ उसे पहचानने का तरीका नहीं था, यह याद रखने का एक तरीका था कि बुराई का एक मानवीय चेहरा मातृ मुस्कान और चिकित्सा प्रशिक्षण हो सकता है। नरक की नर्स ने यह प्रदर्शित किया था कि जब उसे पनपने के लिए उपयुक्त संदर्भ मिल जाता है तो मानवीय क्रूरता की कोई सीमा नहीं होती। इन 6 महिलाओं की कहानियां ऐतिहासिक दस्तावेजों से आगे बढ़कर मानव सभ्यता की कमजोरी के बारे में एक सतत चेतावनी बन जाती हैं। इल्से कोच, इर्मा ग्रेस, मारिया मंडल, एलिजाबेथ वोल्केनराथ, हर्टा बोथे और हिल्डेगार्ड लैचर्ट न तो रोग संबंधी विसंगतियां थीं और न ही व्यक्तिगत मनोभ्रंश के अलग अलग मामले। वे एक परेशान करने वाली सच्चाई की विनाशकारी अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करती हैं। सामान्य लोगों की क्षमता जब उन्हें उचित संस्थागत ढांचा मिल जाता है तो वे पूरी तरह से बुराई के निष्पादक बन जाते हैं। इनमें से किसी को भी पहले से मौजूद परपीड़क प्रवृत्तियों के लिए भर्ती नहीं किया गया था और न ही जन्मजात क्रूरता के लिए चुना गया था। वे स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में नाजी एकाग्रता तंत्र में पहुंचे, बेहतर वेतन, नौकरी की स्थिरता और एक ऐसे कारण में योगदान करने के दृढ़ विश्वास से प्रेरित थे जिसे वे वैध मानते थे। एक बार सिस्टम में एकीकृत होने के बाद उन्होंने पाया कि उनके पास व्यवस्थित आतंक का प्रयोग करने की विशेष प्रतिभा है। जो बात उन्हें अलग करती है वह उनके कृत्यों की क्रूरता से परे है। यह इस बात में निहित है कि कैसे उन्होंने हिंसा को तमाशा बना दिया, सजा को निजी मनोरंजन में बदल दिया और दूसरों की पीड़ा को संतुष्टि के स्रोत में बदल दिया। उन्होंने अपनी खुद की पद्धतियां विकसित की, यातना के नए नए तरीके अपनाए, अपमान के नए नए तरीके बनाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा की। न्यायिक अभिलेखों, जीवित बचे लोगों की गवाही और भौतिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित उनकी आत्मकथाएं इस बात की एक कठोर याद दिलाती हैं कि बुराई में लिंग का अभाव होता है। व्यवस्थित क्रूरता की क्षमता केवल पुरुष में ही नहीं होती। उचित परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति अपने साथी मनुष्यों का जल्लाद बन सकता है। इन महिलाओं की विरासत उनके द्वारा बनाई गई भयावह वस्तुओं में नहीं है, न ही उनके द्वारा सीखी गई यातना विधियों में। उनका ऐतिहासिक महत्व उनके द्वारा प्रस्तुत की गई चेतावनी में है। सभ्यता एक अत्यंत पतली परत है, मानवता एक नाजुक वार्निश है और हम सभी में पूर्ण अच्छाई और पूर्ण बुराई दोनों की क्षमता है। उनकी यादों को रुग्णता के कारण नहीं बल्कि ऐतिहासिक आवश्यकता के कारण संरक्षित किया जाना चाहिए। मानवीय पतन की चरम सीमाओं को याद रखने के लिए, उनके शासन में कष्ट सहने वालों को सम्मान देने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि असीमित शक्ति को फिर कभी मनुष्यों को जानवरों में बदलने की अनुमति न दी जाए। इन नाजी गार्डों का मनोरंजन न केवल प्रत्यक्ष पीड़ितों के विरुद्ध अपराध था, वे संपूर्ण मानवता के विरुद्ध अपराध थे। इस मौलिक विचार के विरुद्ध थे कि मनुष्य को गरिमा, सम्मान और करुणा मिलनी चाहिए। उनके नाम याद रखे जाने चाहिए, उनके अपराधों को दर्ज किया जाना चाहिए और उनके पीड़ितों को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए।
क्योंकि आखिरकार ये महिलाएं दिखाती हैं कि सबसे बड़ी बुराई भी एक मानवीय चेहरे, आकर्षक मुस्कान और पूरी तरह से सामान्य रूप में ही सामने आ सकती है। और शायद यही सबसे भयानक सबक है।